तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक बार आप लोग को स्क्रीन दिखने लग जाए तो बताइएगा। दिख रहा है स्क्रीन सबको? वाइट स्क्रीन दिख रहा है? ओके। यस सर। चलिए, तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, विच इज एसिड बेस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और नमक। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई सब्जी में कितना नमक है। तो चलिए, और सीरियस नोट, तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक एसिड बेस के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कुछ सीखा, और अभी और हम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एसिड और बेस के बीच में क्या कॉमन है, उसकी प्रॉपर्टीज के और समझेंगे थोड़ा, एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो पहला चीज तो ये है कि हम लोगों ने देखा कि भाई जब भी एसिड एसिड जो है उसमें एक चीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और दूसरा चीज होता है, जब बेस की बात करते हैं तो उसमें होता है हाइड्रोक्साइड आयन आयन। ठीक है। कल हम लोगों ने बात किया कि भाई जो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ में रहता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव चार्ज के साथ में जो चीज होता है उसको बोलते हैं एनायन। तो ये सब चीज जो है बेसिकली यूज होता है आपको डिसाइड करने में कि प्रतिक्रिया कैसे होगी, या क्या रीजन है कि एसिड और बेस जो है वो दूसरी चीजों के साथ में रिएक्ट करते हैं, या दूसरी चीजों के साथ में कोई तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। तो चलिए फिर आगे समझा जाए। तो अब एक चीज देखना चाहते हैं हम लोग कि भाई अच्छा, ठीक है, एसिड और बेस जो है अगर पानी में घुलाया जाए तो क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले समझा कि अगर मान लिया जाए कोई भी चीज को बोलते हैं कि उसको डाइल्यूट कर दो, मतलब क्या, उसमें पानी थोड़ा मिला लो उसका। अगर मान लिया जाए दूध है, अगर दूध है अगर मान लिया जाए एक बर्तन में, तो उसको उसमें बोलते हैं कि भाई दूध पतला क्यों है। तो क्योंकि दूध में पानी मिला दिया गया थोड़ा सा। अगर दूध में पानी मिला दिया गया ऊपर में थोड़ा मिक्स करके, दूध पतला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि दूध डाइल्यूट हो गया है। उसी सेम चीज जो है एसिड और बेस के साथ में भी होता है कि आप उसमें अगर पानी मिला देंगे तो वो पतला हो जाएगा, और उसका असर भी थोड़ा कम हो जाए। मान लिया जाए कि अगर एसिड जो है बहुत कड़ा एसिड है, उससे अगर नहीं तो कहीं पे अपने फर्श पे डाला या कहीं पे डाला तो बहुत सा झाग निकलने लग गया, उस चीज को जला दिया वो। अगर उसी चीज में एसिड में अगर ढेर सारा पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन डाइल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन को बोलेंगे, मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इन हिंदी, पतला करने की क्रिया। ठीक है, तो जो हम लोग बोल रहे थे वो चलेगा उस पे। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई अपने एसिड में या बेस में पानी डाला तो वो डाइल्यूट हो गया या पतला हो गया, या उसका असर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया, वीक हो गया वो। लेकिन क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप किसी भी चीज को लेकर के इसमें पानी मिलाएंगे और पतला हो गया? नॉर्मल ऐसा, एक मान लिया जाए कि एक बड़ी से कंटेनर में आपका एसिड है अगर, तो आप क्या एकदम सीधा एक बर्तन लेके एकदम धार से ढेर सारा पानी डाल देंगे वह पतला हो गया? एक्चुअली नहीं, क्योंकि ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अ, आपने एसिड, एक स्ट्रांग एसिड का बीकर में लिया है हुआ है, उसके ऊपर पानी अपने ढेर सारा उड़ेल दिया तो वो पतला हो जाए, कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं। दूध के साथ में ऐसा नहीं होता। दूध में अपने, सॉरी, पानी मिलाया तो ऐसा कुछ डरने का चक्कर नहीं होता है। लेकिन अगर आप एसिड एसिड के साथ में या बेस के साथ में से डायरेक्ट करेंगे तो वो उतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, और मतलब एक्चुअली डेंजरस होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जब एसिड में, इसको क्लियर किया जाए, आप मान लिया जाए आपके पास एक बर्तन है, उसमें
एक कांच का एक बीकर या एक बर्तन है कुछ भी, जिसमें आपने मान लिया कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें अगर आपने पानी डाला, वाटर ड्रॉप किया अगर, तो क्या होता है कि उससे आपका जो है एसिड में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो जा करके अ, मान लीजिए कि ये उसको ऐसे समझते हैं कि अम, एक मिनट, चलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड ने एक सिंपल इस तरीके से समझते हैं कि मान लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ में आपने पानी डाला। क्या होता है कि ये इसका जो एसिड का जो एक हाइड्रोजन आयन है वो निकल के जा करके इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको बनता है ऐसे समझिए कि मान लिए ये बना और क्लोरीन अलग हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें ये हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से निकल के इसके साथ में ऐड हुआ और इसको और एक्टिव बनाया, तो इसमें इस प्रोसेस में हीट निकलता है। मतलब जो है समझिए कि इस ये पूरा प्रोसेस आप देखें कि अगर आप एसिड का बट एक एक कंटेनर है, उसमें आपने पानी ड्रॉप किया तो उसमें थोड़ा आपको चहल पहल दिखेगा, थोड़ा उबाल दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब एसिड में पानी मिलाने का प्रोसेस जो है उसमें भी हीट निकलता है एक्चुअली। वो हीट जो है अ, उसको वो आपको मतलब उस इस बर्तन के ऊपर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे चहल पहल शुरू हो गया, उबलना शुरू होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब एक्सोथर्मिक इन द सेंस कि एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी, हाँ। मतलब ओके, उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। तो बेसिकली जब जब भी आप इसमें जब एसिड में आप पानी मिलाते हैं, तो उसमें जो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है, जो उसका सबसे एक्टिव पार्ट है, वो निकल करके वाटर के साथ में जुड़ता है और उस पूरे प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होती है, उष्मा रिलीज होती है। तो वो जो उष्मा है, जैसे पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी को आप एनर्जी हीट देते हैं नीचे से, तो क्या होता है, उबलने लगता है। तो यहाँ पे भी जैसे जो इस प्रोसेस में जो हीट निकलता है, जो इसका हाइड्रोजन आयन निकल करके वापस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, उस प्रोसेस में डाइल्यूट तो होता है वो, लेकिन वाइल द डाइल्यूशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उस समय में काफी ऊर्जा निकलती है और वो उसको उसमें उबाल लाता है। तो इसीलिए अगर आपको देखेंगे कि लैब में कोई अगर बोले कि भाई एसिड को, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है, अगर यहाँ पे मान लीजिए एसिड रखा हुआ है अगर, तो वाटर को इसमें ऐसे धीरे से इसके वॉल के सहारे धीरे धीरे करके ड्रॉप किया जाता है, ताकि ये जो प्रोसेस हो डाइल्यूशन का स्लो हो और वाटर से या एसिड से छलक के बाहर नहीं आए, नहीं तो क्या होगा कि वो आपको मतलब सही को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें सिर्फ समझने का बात यह है कि जो ये प्रोसेस है डाइल्यूट करने का, किसी को चीज को मतलब एसिड को या बेस को पतला करने का, उसमें ऊर्जा निकलती है और मतलब हीट निकलता है, और उसको आप झटके में नहीं करेंगे, ताकि नहीं तो वो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो और सारे फसाद का जड़ अगर एसिड है, तो उसका जड़ होता है हाइड्रोजन आयन,
जो उसका सबसे एक्टिव एलिमेंट होता है, और अगर बेस है अगर, तो उसका उसका जो है एक्टिव एलिमेंट जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो प्रतिक्रिया करता है और अ, उसके द्वारा हीट निकलता है। तो बेसिकली दो चीज में ध्यान रखने का है कि एक तो है कि एसिड और बेस को पतला करने की प्रक्रिया, जिसको डाइल्यूशन बोलते हैं, वो उससे काफी ऊर्जा ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, हीट निकलता है, जो भी बोलिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसको जो है बहुत कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। ठीक है। तो और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक एसिड में कुछ चीजें कॉमन होती है, कि भाई सब में हाइड्रोजन आयन रहेगा। उसी तरह हर एक बेस में एक चीज कॉमन होती है कि हर एक बेस में हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि क्या हर एक एसिड, सॉरी, हर एक चीज जिसमें कि हाइड्रोजन होता है वो, ओके थोड़ा स्लो जाते हैं, कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन आयन रहता है। और हम लोग ने देखा कि जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का या किसी मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है। तो कुल मिला के है कि भाई एसिड में हाइड्रोजन होता है, उससे हाइड्रोजन निकलता है, या हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। सवाल यह है कि क्या सारे, हर एक वो चीज जो जिससे कि हाइड्रोजन निकलता है, क्या हर वो चीज एसिड है? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखने की बात है कि जो जिसमें जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन है ही है, लेकिन हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड है, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये हुआ आपका समझना कि डाइल्यूशन का क्या प्रोसेस है, और उसमें एक्सो वो सारा प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक होता है। अब मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक एसिड और बेस और सॉल्ट, ये तीन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एसिड और बेस का बात हुआ कि भाई ठीक है, एसिड या बेस जो भी है उसमें पानी डालेंगे तो उसमें हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें उबाल आ सकता है, इसको कंट्रोल वे में करना है। लेकिन वही आप सोचिए कि अगर आपका एक बीकर में सॉल्ट है, नमक है, अगर उसमें पानी मिलाना है, तो क्या उसमें उबाल आता है? क्या उसमें ऊर्जा निकलती है? नहीं निकलती है, या इतनी कम निकलती है कि इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पानी में कभी नमक घोलते हैं या नमक में पानी घोलते हैं तो इसलिए इतना टेंशन नहीं होता है कि अरे कहीं वो उबल के बाहर तो नहीं चला जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है कुल मिला के इसको अगर समझा जाए कि पूरा डाइल्यूशन प्रोसेस जो है उसका सारांश क्या है, कि समझिए कि आपका मान लिया जाए कि पला हुआ एसिड और बेस और उसके बाद सॉल्ट, तीनों का केस में डाइल्यूशन में क्या होता है। तो मान लिया जाए कि अब अगर एसिड की बात कर रहे हैं, उसके साथ में पानी मिलाया गया थोड़ा सा, तो उसमें आपका बन जाएगा क्या, कि इसका जो हाइड्रोजन आयन है निकल के इसके ऊपर चिपक गया, और क्लोरीन जो है फ्री होता है। अब ये क्लोरीन जो है इसका देखा जाएगा कि इसका जिसके साथ में भी है वाटर, पानी के साथ में और कुछ मिला हुआ है, तो उसके साथ में क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखेंगे बाद में। लेकिन अभी समझना सिर्फ ये है कि जब भी एसिड को आप पानी में मिलाते हैं या एसिड में पानी को मिलाते हैं, तो आपका हाइड्रोजन आयन फ्री होता है। और हाइड्रोजन, यहाँ जो हम आपको हाइड्रोजन आयन को इस तरह से दिखा रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन, इसको इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म में हाइड्रोनियम, मतलब एक हाइड्रोजन आयन पानी के साथ जुड़ गया है। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये जो हाइड्रोनियम है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है। ओके। उसी तरह अगर आप बेस की बात करेंगे तो एसिड में देखिए, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिया मैंने, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। हर चीज में हाइड्रोजन है, और वो पानी के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम बनाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है पानी और हाइड्रोजन आयन का। उसी तरह से अगर आप मान लिया जाए बेस की बात करेंगे, क्षार की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इसके ऊपर पानी डालेंगे अगर, तो क्या होगा
कि ये जो है आपका इसको फ्री करता है, और फिर इसका देखेंगे कि ये जो भी आपका बेस है वो अगर पानी में घुलने वाला चीज है अगर, तो उसका पानी में घुलेगा, नहीं तो एक एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब समझिए कि लिक्विड और सॉइल मिला करके, जो जैसे कि आजकल आप लोग जैसे क्या बोलते हैं, लस्सी जैसा ऐसी देखे होंगे कि कोक का दुकान में इसको जमा करके उसको एकदम थिक सा स्मूदी जैसा बना के रखता है। तो वैसा एक्वस सॉल्यूशन वैसे ही मान लीजिए कि आप लोग देखेंगे जो चूना पुताई होता है, तो जो ये होता है अ, अ, चूना का जो ढील मतलब जो पत्थर सॉलिड फॉर्म में होता है उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, जब काफी उसमें चहल पहल आपको दिखेगा, काफी बुलबुला निकलता दिखेगा, हीट निकलता है उसमें भी उसको, और वो ये बनाता है अ, उसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम, नहीं इसको बोलते हैं आपको आलोक, अंशु आप लोग याद है, हम लोग जब पढ़ रहे थे इसको क्या बोलते हैं, लाइम, एक मिनट, जब आप चूने को पानी में मिलाते हैं तो इसमें जो है एक तो आपका एक्वा सॉल्यूशन बनता है, इसको आप पुताई में काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडा नहीं, नॉट सोडा लाइम, इसको बोलते हैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट, को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक नाम होता है, जिस बोल ला, ओके ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। सो एनीवेज, तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि अगर आप एसिड का वाटर के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलता है, जो कि जो वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम बनाता है, और उसको आप समझ सकते हैं कि वाटर और हाइड्रोजन आयन का कॉम्बिनेशन है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। इस प्रोसेस में जो है हीट निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से अगर आप बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस को जब पानी के साथ मिलाते हैं यहाँ पे भी हीट निकलता है, तो ये अ, यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है, और बाकी जो उसमें आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसमें, दैट दैट गेट्स फिगर्ड आउट कि आपको जो है वो वाटर में सॉल्युबल है तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो एनीवेज, ये आपका एक जस्ट समझने के लिए है कि चाहे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, उसको वाटर के साथ करेंगे तो आपका मैग्नीशियम का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम को मिला हुआ एक एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये आपका हो गया कि वाटर के साथ रिएक्शन का एक मोटा मोटी हिसाब किताब क्या है। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि भाई अगर एसिड और बेस ये आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे के प्रॉपर्टी को नलीफाई करते हैं, कि भाई अगर आपको एसिडिटी हुई है बॉडी में तो उसमें कुछ बेस सॉल्यूशन डालते हैं, इसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड। चाहे वो इनो हो, चाहे जो भी दवाई हम लोग खाते हैं जब एसिडिटी होती है तो वो क्या करता है, एसिड के प्रोसेस को, एसिड का असर को कम करता है। तो वहां पे वैसे ही एसिड और बेस
केमिस्ट्री के टर्म में अगर देखेंगे तो भाई ये आपस में प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। तो आपके बॉडी में जब एसिडिटी हो गया था, आपने क्या किया, कुछ एंटासिड डाला, जिसको कि जो कि एक बेस का सॉल्यूशन है, और वो अंदर में नमक और पानी बनाता है। दोनों आपके शरीर के लिए जरूरी है, और एसिड का असर जो है वो उसको मिनिमाइज करता है। तो अभी तक जो है हम लोग देखा कि भाई एसिड बेस क्या करता है, उसका रिएक्शन होने पे क्या होता है, पानी में मिलाने पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अभी और देखते हैं क्या कि भाई अच्छा एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन है। एक और चीज भी देख सकते हैं कि भाई चलिए अगर मान लिया जाए कि आपका एक अ, आप देखना चाहते हैं कि एसिड और बेस को जब पानी मिलाते हैं डाइल्यूट तो होता है, ठीक है समझ में आ गया, डाइल्यूट भी हो गया, सब कुछ सेटल हो गया मामला। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में अगर देखा जाए तो एक और चीज हम लोग हमेशा देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चीज है जो जो अब जैसे कि एसिड में आपका हाइड्रोजन आयन होता है, जो आपका उसका सबसे एक्टिव एलिमेंट होता है। उसी तरह से अगर बेस है तो उसका जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो दोनों एक्टिव होता है, लेकिन उसका बिहेवियर में थोड़ा भी अंतर होता है या नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू द एबिलिटी टू नो टू क्या बोलते हैं, पास ऑन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, कि भाई वो क्या बोलते हैं, जो जो चीज इज दैट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। मान लिया पानी है, उसमें आपने एसी डाला है, मान लिया उससे उसके थ्रू एक वायर ले जाते हैं, ठीक है, या वायर को ऐसा करते हैं कि वायर ऐसे नहीं ले जाते हैं, वायर ऐसे ले जाते हैं, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक आपने बल्ब लगाया हुआ है, इधर यहाँ पे एक मान ली बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ये बैटरी बल्ब को जलाएगा, लेकिन तब जलेगा जबकि ये पूरा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए। मतलब वाटर यहाँ पे कि आपका ये इस जगह पे जो वायर नहीं है, अगर ये अच्छा कंडक्टर हो, अगर ये सॉल्यूशन अगर अच्छा कंडक्टर हो तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो इसमें मतलब आप देखेंगे कि अगर कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला कि भाई पानी में अगर एसिड मिला हुआ है और तब इसके थ्रू ये वायर को लगाया गया, और यहाँ पे बल्ब है, इधर 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 आपका बैटरी लगा हुआ है, तो देखेंगे कि जो ये एसिड वाला सॉल्यूशन है, एसिड में वाटर मिला हुआ है, देखेंगे बल्ब जल जाएगा। अगर सेम चीज को अगर आप मान लिया जाए कि दूसरे बर्तन में इसमें पानी है, उसमें आपने बेस को मिलाया, तो उसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन है जो एक्टिव चीज है, लेकिन देखेंगे इसमें इसमें बल्ब नहीं जलता है। सेम चीज आप ट्राई कर सकते हैं विथ नो अदर थिंग्स लाइक अल्कोहल, या फिर अल्कोहल एज इन क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहल यानी कि अ, बिहार में तो दारूमंद है, तो दारू तो नहीं बोलेंगे इसको। इसको अ, जैसे कि डिफरेंट सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब आपको जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे उसमें को मिलेगा। तो बेसिकली या फिर देखिए ऐसे स्पिरिट जो होता है, जो कि आप लोग देखेंगे कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो क्या करता है, पहले रुई में लगा के कुछ एक चीज जो है आपके बॉडी के ऊपर से उसको रब करता है, और उसके बाद जो है वहां पे हल्का ठंडा लगेगा, उसके बाद वो इंजेक्शन देते हैं। तो वो उसमें जो होता है स्पिरिट जो होता है ना, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। उसमें बहुत तरह का अलग अलग अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये हाइड्रोकार्बन हम लोग सीखेंगे तो उसमें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पानी में वो अल्कोहल मिलाते हैं और उसके बाद देखेंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्टर या जैसा काम नहीं करता है। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही जानना है कि जो आपका एसिड वाला सॉल्यूशन है, दैट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है। अगर आप पानी में नमक नमक डाल के करेंगे तो देखिए, जब आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो पता कीजिएगा कि भाई अगर आपने अगर नमक डाला था पानी में और उसको उसके साथ में ट्रीटमेंट किया तो क्या हुआ था, ठीक है।
ठीक है। इवन या फिर ग्लूकोज भी, ग्लूकोज को भी पानी मिलाएंगे, उसमें देखेंगे कि भाई क्या होता है। तो ग्लूकोज हो चाहे आपका अल्कोहल हो, उस केस में ये बल्ब नहीं जलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं कर पाती है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, आपका एक वायर है, यहाँ पे मान लिया जाए बल्ब लगा हुआ है, उसको कहीं से पावर मिल रहा है, तो ये वायर को अगर आप काट दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा भाई। एक तरफ से इधर पावर आ रहा है, दूसरी तरफ का पावर आपने रोक दिया बीच में यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे प्रोसेस, मतलब इस जो ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था मैं, उसमें सेम चीज है कि आपको यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ में एसिड मिला हुआ सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है इसके थ्रू। मतलब ये वायर काट दिया आपने, और उतना दूर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने बोल रहे हैं सॉल्यूशन के थ्रू। तो वाटर में मिला हुआ एसिड तो चलेगा, वाटर में अगर मिला हुआ अल्कोहल या ग्लूकोज या सॉल्ट नहीं चल रहा है। तो तो ये जो है, ये कुछ कॉमन डिफरेंस है कि भाई एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, बेस के साथ में क्या रिएक्शन है, अगर सॉल्ट के साथ में क्या रिएक्शन है, ग्लूकोज का क्या बिहेवियर है। और कुल मिला के आप देखें कि जब भी आप वाटर के साथ में कोई चीज को मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं मिलाना मतलब वो अपने आप में एक केमिकल प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, कि भाई वाटर जो है उसके अंदर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसका टूट फूट होगा, वो जाके कुछ मिलेगा आप जिसके साथ मिला रहे हैं, या जो भी सब्सटेंस है उसके साथ में आप अगर पानी को मिला रहे हैं, तो कभी वो हीट निकालेगा, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नहीं निकाला तो नहीं, अगर हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसको होता है, बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन क्या सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, उसको पानी के साथ में अलग अलग रिएक्शन होगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में थोड़ा देखा कि भाई मेटल के साथ में क्या रिएक्शन होता है, मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या रिएक्शन होता है, पानी के साथ में क्या रिएक्शन होता है, कब वो कंडक्टर है कब वो कंडक्टर नहीं है। लेकिन अब पानी मिलाया तो पतला हो गया, मतलब कुछ चीज था जो गाढ़ा था, ज्यादा स्ट्रांग था पहले, पानी मिलाने से पहले, डाइल्यूशन से पहले। तो उसको मेजर करने के लिए भी एक तरीका होता है, या उसका एक साइंटिफिक स्केल होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई हाँ, ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है भाई, तो 5 किलो का वजन उठा सकता है, 10 किलो का वजन उठा सकता है, 20 किलो का वजन उठा सकता है, राइट। तो उस तरह से बोलते हैं कि भाई कोई मजबूत है या कमजोर है। उसी तरह से बोलेंगे कि भाई अ, ये लड़कियां बहुत मजबूत है, क्यों मजबूत है, तो भाई पूरा जो है, पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा के रखी हुई है, पूरा फैमिली चला रही है, जॉब करके जो है दूसरों का देखभाल भी कर पा रही है, ठीक? तो हर एक चीज को मापने का एक तरीका होता है कि भाई कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना वीक है। और हम लोगों ने देखा कि भाई पानी मिलाने पे एसिड जो है वो डाइल्यूट होता है, कोई भी चीज डाइल्यूट होता है। आपका मान लीजिए नमक चीनी का, नमक पानी का घोल है, अगर मान लीजिए आपने बहुत नमक मिला दिया था, तो बहुत कड़ा टेस्ट रहेगा। नहीं, बहुत ज्यादा नमक हो गया, तो क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला के आप क्या करते हैं भाई, नमक का मात्रा जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी एकाग्रता जो है, उसको कम कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट कर दो, इसको थोड़ा पतला कर दो। दूध भी है, कुछ लोग बोलते हैं भाई बहुत गाढ़ा दूध उनको पचता नहीं है, तो क्यों, तो भाई नहीं पचा पाते हैं। तो क्या करते हैं, ठीक है थोड़ा पतला कर दो, थोड़ा पानी मिला दो उसमें, तो फिर पचा पाएगा। तो उसी तरह से हर एक चीज का स्ट्रेंथ या वीकनेस मेजर करने का तरीका होता है। हम लोगों ने देखा कि भाई डाइल्यूट करना एक एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक एसिड जो है बराबर स्ट्रांग होता है, हर एक बेस सेम स्ट्रेंथ होता है। तो उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोग एक जुगाड़ निकाले, और एक स्केल का इजाद किया, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो ये इसमें से पी जो है, अब देखिए एक चीज तो पक्का है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, बेस में बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। कुल मिला के ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन भी है, एक में सिर्फ हाइड्रोजन है, एसिड हो या बेस हो। तो इसीलिए एसिड बेस सबको मेजर करने के लिए एक स्केल का इजाद किया गया, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो एच तो समझ में आ रहा है कि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों में हाइड्रोजन है, तो भाई एक हाइड्रोजन।
अब ये पी क्या है? तो पी जो है एक क्या बोलेंगे, पी एक टर्म था, पी एक जर्मन वर्ड है, उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था। पी 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 जो है आपका था, एक वर्ड था, अ, हाँ, पी एक वर्ड हम सुने थे, याद नहीं आ रहा है उसको कि पी, आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ था पी वर्ड जो है, पी से एक जर्मन वर्ड था उसको, हाँ, पावर था शायद। पोटेंस। हाँ, पोटेंस। पोटेंस, पी जो है वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है पोटेंस। अब इसका मीनिंग होता है पावर, मतलब इंग्लिश में अगर पावर ऑफ। इसका इक्विवेलेंट समझे, हाँ, तो पावर ऑफ एसिड और बेस, उसको मेजर करने के लिए स्केल बनाया गया, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। अभी देखेंगे कि जितना भी हम लोग सीखते हैं, मतलब मैथ हो साइंस हो सीखते हैं, उसमें हर एक में कुछ कुछ वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस से आया हुआ है। जैसे ग्रीक, मैथ में देखिए ग्रीक का बहुत सारा वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जर्मन वर्ड से पाला कम पड़ा है मेरा अभी तक, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पीएच स्केल है, इसमें एक जर्मन वर्ड का उत्पत्ति हुआ, पोटेंस। तो ये पोट इसमें जो है, ये जो स्केल है, आप समझिए कि जैसे स्केल हम लोग कैसे बोलते हैं, मेजर करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका इधर है, यहाँ पे ये तो आपका रेगुलर स्केल है, इधर सेंटीमीटर इधर इंचेस। तो ये वाला जो स्केल है, समझिए कि इसको, इसमें इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन शुरू होता है ये 0 से, 1 2 3 4, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बीच में 7, और इधर बढ़ते हुए जाता है 14 तक। तो आप लोग बोलिएगा सर ये कैसा हिसाब है, 0 से लेके 14 तक जाता है। तो ये स्केल ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये वाला इलाका 0 to 7 जो है, ये एसिड का इलाका है, 7 to 14 जो है ये आपका बेस का इलाका है, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो सबसे कमजोर बेस कहाँ पे होगा? इस जगह पे, इसके इस पॉइंट के पास में। सबसे कमजोर एसिड कहाँ पे होगा? इस जगह के पास में। सबसे स्ट्रांग एसिड कितना होगा? यहाँ पे। जब किसी एसिड का पीएच स्केल पे वैल्यू 0 है, समझिए कि भाई उससे दूर रहने का है, उसमें हाथ मत लगाइए, वो डेंजरस है, ठीक है। एसिड बेस का स्ट्रांग सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? जब वो 14 होगा पीएच स्केल पे, ठीक है। तो ये है आपका पीएच स्केल। अगर याद करना चाहें तो पोटेंस स्केल, पोटेंस हाइड्रोजन स्केल, या सिंपल समझिए एसिड का बेस का पावर जानने के लिए ये स्केल यूज होता है। तो अगर आप इसको और रिलेट करना चाहेंगे कि भाई ये वाला 7 जो है, 7 जो है आपका बेसिकली सबसे न्यूट्रल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे चाहे आपका मतलब एसिड का प्रॉपर्टी और बेस का प्रॉपर्टी दोनों ही मिनिमल स्टेट में रहेगा, सबसे कम स्ट्रेंथ पे रहेगा वहां पे। तो अब चलिए थोड़ा देखा जाए कि अलग अलग चीजों का कहाँ पे अ, अब मान लिया जाए कि आपको जो बोलते हैं ना कि ये जगह जो है, यहाँ पे बोलते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो अम, जो आपका मतलब जब 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 आपको एसिडिटी होती है, समझिए कि इस स्टेट में होते हैं, वो मतलब नहीं होता है, अगर उसका एक्सट्रीम समझा जाए
तो उसका पीएच स्केल पे वैल्यू इतना होता है। उसी तरह अगर आपका नींबू पानी जो होता है, या नींबू पानी भी नहीं, लेमन जूस समझिए, कि नींबू का जो जूस है वो 2 से 3 के बीच में कहीं पे रहता है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर प्योर वाटर की बात करें जिसमें ना एसिड है ना जो बेस है, तो उसका ये 7 के आसपास रहेगा। इवन ब्लड भी इसी के आसपास रहता है। पीएच स्केल पे बोलते हैं कि वाटर और ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है लगभग। उसी तरह से अगर आप मिल्क की बात करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नॉट मिल्क, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मतलब MgOH। ठीक है। इसमें अगर वाटर मिला देंगे तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसका जो है 10 के आसपास रहता है। ठीक है। तो बेसिकली ये पीएच स्केल ये बताता है, इसमें खाली सिर्फ ध्यान रखिए ये कि पीएच स्केल पे जितना कम वैल्यू उतना स्ट्रांग एसिड, जितना ज्यादा वैल्यू उतना स्ट्रांग बेस। ठीक है। अब बोलेंगे कि भाई पीएच स्केल का जरूरत क्या पड़ता है हमारी लाइफ में। अब समझिए कि अगर मुंह में, अब बोलते ना कि आप हमारे मुंह में दांत जैसे जो जो टूथ है, टीथ है जो, अगर मान लिया जाए आपका माउथ का पीएच इंडेक्स बढ़ गया, मतलब आपके मुंह में समझिए कि एसिड का कंटेंट बढ़ते जा रहा है, एसिड का एसिडिटी ऑफ योर फेस, नॉट फेस एज इन एक्सटर्नल फेस, मतलब माउथ में, क्योंकि हमारे मुंह में भी सलाइवा निकलता है जिसमें एसिड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, और वो मतलब नहीं था उस पूरा डाइजेशन प्रोसेस में सपोर्ट करता है, right? तो मतलब समझिए कि हमारे मुंह से भी एसिड निकलता है, हमारे सलाइवा में एसिड होता है। अब वो सलाइवा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मतलब उसका पीएच वैल्यू बहुत बढ़ गया, सबसे पहले किसको असर करेगा? दांत को। क्यों? दांत में आपका समझिए कि बेसिक सब्सटेंस रहता है, जो दांत जो बना होता है वो क्या, इसमें बोलता है ना हड्डियों में कैल्शियम होता है, राइट? तो कैल्शियम और बाकी चीजों को मिलकर बना होता है। तो समझिए कि एक वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्या होगा? मुंह में एसिड का, एसिडिटी बढ़ता गया, अगर एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता गया, क्या होगा? एसिड और बेस मिलके बनाता है क्या? एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है हमेशा? सॉल्ट एंड वाटर। तो समझिए कि टाटा का फैक्ट्री में जो नमक बनता है उससे ज्यादा नमक आपके मुंह में बनने लग जाएगा, है कि नहीं? सो ऑन सीरियस नोट, एसिडिटी अगर बढ़ेगा, एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो सबसे पहले आपका टूथ डिके होगा, दांत दांत झड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आप लोग सुने हो कि क्या अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जबकि मान लिया जाए जो बारिश हो रहा होता है उसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है। पीएच वैल्यू कम है मतलब पानी का हम लोग जानते हैं पीएच वैल्यू होता है, पानी का पीएच वैल्यू लगभग 7.4 के आसपास होता है। फर्ज कीजिए कि बारिश होता है जो, उसका पीएच वैल्यू किसी भी कारण से हो गया मान लिया 3.8, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, क्या उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। ऐसा नहीं कि आकाश से एसिड गिरता है उसको हम बोतल में भर के अपना बाथरूम साफ करने लग जाएंगे, वैसा नहीं होता है। वो ये होता है कि पानी का पीएच वैल्यू जो है, जो बारिश में अगर काफी कम हो जाता है, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो पौधों को जलाने गलाने लगता है। ठीक है। या अगर पानी में मिल जाएगा, तो अभी बारिश होगी तो वो बारिश का पानी जाके नदियों में, नालों में मिलेगा, तालाब में मिलेगा। तो वहां जो ऑर्गेनिज्म रहता है उनको पता है कि भाई उनका लाइफ इतना पे चलता है, अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत है, इससे ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है। तो पूरा इकोसिस्टम को डैमेज करता है। पानी का जो है पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, सॉइल का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनको उस पीएच वैल्यू की आदत नहीं है, और वो उसको नुकसान पहुंचाएगा फिर। ठीक है। आप लोग चाहे देखेंगे कि अम, मतलब हमको नहीं पता था जब तक हम इंडिया में थे। यहाँ पे आने के बाद में, जैसे मेरा घर है, जो घर के पीछे हमारे मेरे बैकयार्ड में, मतलब आंगन में काफी
वो नहीं था खरपतवार जो बोलते हैं हिंदी में, वो थोड़ा था। तो मैंने लोगों को बोला कि भाई इसका क्या उपाय है, तो बोलता है कि तुम ना ये इसको एक बार चेक कराओ, इसकी तुम्हारा सॉइल का पीएच वैल्यू क्या है। वो लोग आकर के एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि मिट्टी को लेकर के एक सोल्यूशन में डाला और पर बोला कि भाई देखो आपका मिट्टी का ये है पीएच वैल्यू, इसको इतना कर देंगे तो ये सब पौधा जो जो खरपतवार है वो मर जाएगा। उसके लिए सॉल्यूशन आता है वो। तो जो जो साइंटिफिक फार्मिंग होती है उसमें देखेंगे कि वो लोग वही करते हैं कि मिट्टी का पीएच वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि भाई मिट्टी का हालत क्या है, इसमें क्या क्या खाद डालना पड़ेगा, क्या क्या किस तरह से उसमें क्या कमी या ज्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग तो मतलब अपने देश में खेती करते तो क्या करते हैं भाई, जो मिट्टी है उसमें पौधा लगा दिए और पानी डालते रहेंगे, हो जाएगा, थोड़ा बहुत खाद वाद डाल देंगे। लेकिन दैट इज नॉट द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। तो साइंटिफिक खेती जो होती है, जहाँ बड़े स्केल पे खेती को, जहाँ पे एक इंडस्ट्री जैसा ट्रीट करते हैं वो लोग, तो लोग मिट्टी का पहले एक प्रॉपर्टी निकालेंगे कि भाई कौन सा मिट्टी किस चीज के लिए अच्छा है। उसको अगर उसमें कुछ नया चीज बोना है अगर, तो उसके लिए उसको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, कितना कंट्रोल अमाउंट में कब कब डालना पड़ेगा। तो दोज आर थिंग दैट दैट एक्चुअली हेल्प्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में। ठीक है। अब बहुत सारा, अब देखिए जैसे कि मधुमक्खी काटता है या कोई भी कोई कीड़ा मकोड़ा, आप लोग को पता नहीं मधुमक्खी से पाला पड़ा कि नहीं पड़ा है। मेरा बचपन में एक हम उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको बिड़नी बोलते थे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो अ, वैसे ही एक बड़ा सा कीड़ा होता है जो मतलब जो जो हलवाई की दुकान में पाया जाता है, मीठा मीठा जहाँ पे रहता है उसके आसपास में घूमता रहेगा वो। तो वो अगर गलती से उससे पाला पड़ जाए, अगर मेरा हुआ था ऐसे कोई, तो मेरे देखने कुछ तो गए थे, छोटे थे बहुत, 6-7 साल के रहे होंगे। तो जलेबी लेके आए, तो जलेबी के साथ में वो आ गया शायद से, और अंधेरा था तो वो मतलब पड़ा हुआ था जमीन पे कहीं पे। हम ऐसे लेटे तो उसके ऊपर ही लेट गए शायद से। उसने जो तबाही मचाया था उसके बाद, मतलब अगला 2-3 घंटा तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो एक्चुअली ये जो स्टिंग होता है, जो मतलब जो जो कीड़ा जो काटता है, जो मधुमक्खी का काटने का जो एग्जाम्पल लेंगे, अगर हनी बी से आपको पाला पड़ा, उसने जो वो जो स्टिंग करता है वो भी क्या करता है, वो एक्चुअली एसिड आपके अंदर बॉडी के अंदर डालता है। और वो एसिड जो है वो- चलिए, तो आलोक और मेरा किस्सा सेम ही है। तो तो बेसिकली जो है ये जो कीड़ा मकोड़ा काटता है ना, वो भी वो भी आपके बॉडी के अंदर में एक एसिडिक सब्सटेंस डालता है। ठीक है। वो जहर नहीं होता है, मतलब जहर वाला कीड़ा तो खैर अलग खेल होगा। लेकिन जनरली जो हनी बी या जो 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 उसको हिंदी में इसका क्या नाम होता है हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये सब जो कीड़ा होता है ना, ये भी जो काटता है तो वो भी आपके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, उसको लगता है कि भाई खतरा है, तो आपके आपके उसका जो जो स्टिंग करने का जो औजार होता है उसके थ्रू वो आपके शरीर में एसिड डाल देता है। और वो एसिड आपके बॉडी में जहाँ पे वो डालता है, वो उस जगह पे उसके आसपास में वो रिएक्शन होता है, वो हमको तकलीफ देता है। तो इसलिए मतलब समझिए कि जो हनी बी है, मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी नहीं, वो एक साइंटिस्ट है जो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर गया, आपके बॉडी में एसिड डाल दिया कि भाई लो, अब रिएक्शन का मजा लो। ठीक है। तो ये बेसिकली ये सब ये सिग्निफिकेंस है कि क्या एसिड क्या हुआ, बेस क्या हुआ, उसका साइंटिफिक तरीके से मेजर कैसे करते हैं, उसका हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है। तो ये सब चीज जो है हम लोगों ने सीखा। अभी बचता है एक और चीज जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा, वो है सॉल्ट, नमक। तो अब सॉल्ट जो है बहुत सारा चीज होता है। आप देखें मतलब जितना भी चीज का नाम सुने होंगे, जैसे पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये सब जो है सोडियम कार्बोनेट, ये जितना भी सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब जो है, उसका सल्फेट कार्बोनेट जो सब जो चीज है, वो जो है उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। आप लोग को एक एक जेनरिक फॉर्मूला भी बोल रहे थे ना कि भाई अ, क्या बोलते हैं कि सब मेटल ऑक्साइड
प्लस फ्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल के बोलते हैं। चलिए इस पर थोड़ा इसके साथ भी थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन जाता है भाई, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। ये हो गया सॉल्ट। ये आपका आयरन मेटल ऑक्साइड था, चल एसिड के साथ में रिएक्शन किया, सॉल्ट और वाटर, ये सॉल्ट है। उसी तरह से मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी सॉल्ट है, इसको क्या ही होगा, तो छोड़ दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जैसा मान लिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड होता है अगर, तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करके जो भी मेटल ऑक्साइड हो, मेटल कार्बोनेट हो, मेटल सॉरी क्या बोल रहे हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड था हम लोग, हाँ तो वापस बेसिक पे रहते हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड होता है उसके साथ में अगर आप एसिड का प्रतिक्रिया कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो भी आप तो देखेंगे, जितना भी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड, ये सब जो है आपका सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमनली यूज सॉल्ट, टाटा का नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सबको सॉल्ट बोलता है ऐसा। अब सॉल्ट मतलब ये नहीं कि हम जितना चीज का नाम बोले सबको उठा के खाने लग जाएंगे। हर कुछ एडिबल नहीं होता है, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप बोलेंगे सॉल्ट का जो है आपका पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसका उसका जो है भाई विपिन गुप्ता रुक जाइए, इतना सारा इमोजी नहीं चाहिए भाई। तो सॉल्ट का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है, अब ये कैसे पता चलेगा। तो सॉल्ट जो है हमेशा देखिएगा कि एसिड और बेस रिएक्शन करके, मान लिया जाए हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस का एक जेनरिक कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो भी बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। अब समझिए कि ये आपका पीएच स्केल था, इधर आ गए तो एसिड, इधर आ गए तो स्ट्रांग बेस, इधर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, ये है न्यूट्रल स्टेट। यहाँ पे क्या है, ये राम रावण का युद्ध हुआ। आप लोग अगर रामायण महाभारत देखे होंगे तो क्या होता था, दोनों तरफ से तीर चलता था और आके बुझ जाता था यहाँ पे। आप लोग शायद रामायण महाभारत नहीं देख पाए होंगे उतना अच्छा से जितना हम लोग बचपन में देखे थे। तो ये क्या कर रहा है, दोनों एसिड को नलीफाई कर रहा है, दोनों एसिड का पावर को बुझा रहा है, आग के ऊपर पानी डालने ऐसा चीज है। तो यहाँ पे जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। वाटर तो हमको पता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, सॉल्ट भी जो है उसका भी पीएच वैल्यू 7 ही रहेगा, 7 के आसपास होगा, 7.1 7.2। ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों एसिड को मार चुका है, ठीक है, नलीफाई कर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट का पीएच वैल्यू। अब देखिए सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में सब जानते हैं कि भाई किस लिए यूज होता है। सॉल्ट जो है, सॉल्ट अलग अलग चीजों से बनता है। अ, चाहे वो सोडियम मिला हुआ सॉल्ट हो, चाहे जो आपका पोटासियम हो, कैल्शियम हो, कॉपर हो, सबको सॉल्ट ही बोलते हैं। लेकिन सॉल्ट को बनाने का कुछ साइंटिफिक मेथड भी होता है। एक तो सॉल्ट हम लोग जानते हैं कि समंदर के किनारे जो है सॉल्ट बनता है, उसका कुछ केमिकल मेथड रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, इसको 15-20 मिनट टाइम लगाएंगे हम लोग अगले क्लास में, और हम लोग इस चैप्टर के साथ में विल बी डन। तो देखा जाए कि एक क्विक रिकैप किया जाएगा तो हम लोगों ने समझा कि भाई एसिड बेस क्या होता है, एसिड का स्वाद क्या होता है, बेस का स्वाद क्या होता है। लेकिन ये भी जाना कि एसिड और बेस को चेक करके पता नहीं करेंगे, जितना जानते हैं उतना काफी है।
एक चीज है जो हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, हमारे बॉडी में भी एसिड और बेस का जो है टक्कर होता रहता है हमेशा। डेली सुबह उठने से लेकर रात में सोने के बीच में देखेंगे कि हम जितना बार भी खाना खाते हैं उसको मेरा हमारा लोगों का पर्पस ये होता है कि भाई उसको डाइजेस्ट किया जाए, उससे हमको बॉडी को एनर्जी मिलेगा, ताकि उस स्ट्रेंथ को एनर्जी को यूज करके हम बाकी अपना लाइफ का काम करेंगे। ये पूरा पूरा प्रोसेस जो है उसमें एसिड का काफी योगदान है। हमारे बॉडी में एसिड बनता है, हमारा सलाइवा या हमारे और बहुत सारा ग्लैंड्स में एसिड का सेक्रेशन होता है इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कभी कभी अगर किसी कारण से बहुत ज्यादा हो गया तो वो सिचुएशन को बोलते हैं कि भाई इसको एसिडिटी हो गया, उसके लिए इनो का जरूरत पड़ता है। हम यहाँ पे इनो का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनो इज वन फॉर्म ऑफ एन एंटासिड, उसको बोलते हैं एंटासिड। उसी तरह हम लोग देखा कि भाई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। चाहे मेटल ऑक्साइड हो, वो भी एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। कुल मिला के कारण ये है कि जो आपका एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, वो सबसे एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि सारी प्रतिक्रिया का, सारे फसाद का जड़ होता है, ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर बेस का बात करेंगे तो बेस में भी जो है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH, जो कि सारा रिएक्शन को ट्रिगर करता है या गाइड करता है, नेविगेट करता है। उसी तरह से हम लोगों ने समझा कि भाई अब जो है एसिड और बेस की बात करेंगे तो उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन या पतला करना। लेकिन ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं होता जैसे कि चीनी और पानी, नमक को पानी में घोलते हैं। इट इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज इट इट रिलीजेस एनर्जी which could lead to splashing of those harmful substances। मतलब एसिड के ऊपर आपने पानी डाल दिया और ढेर से उड़ेल दिया अगर, तो उससे इतना एनर्जी निकलेगा कि वो होता पूरा एसिड को छलक के बाहर आ जाए, वो बॉडी पे गिरना नुकसानदायक हो सकता है। तो इट हैज टू बी डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे। तो डाइल्यूशन का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है कि भाई पानी डाला हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा कंट्रोल वे में लैब में करते हैं, देख निगरानी में करते हैं टीचर्स के, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हुआ कि भाई ठीक है, एसिड बेस तो समझ गए, लेकिन एसिड बेस का क्या मतलब, छोटा मसल, बड़ा मसल, पावरफुल मसल, कम मसल, कैसे पता चलेगा? उसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, पीएच स्केल। पी जो है, एक पी स्टैंड फॉर पोटेंस, दैट्स अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है पावर। तो पीएच स्केल बताता है कि भाई आपको कितना ज्यादा एसिड, कितना कितना बेसिक स्ट्रेंथ है उसके अंदर। जितना पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, एसिड उतना स्ट्रांग होते जाएगा। 7 पे आएगा, 0 से 7 जो है ये एसिडिक रेंज है, 7 to 14 बेसिक रेंज है। जितना कम वैल्यू एसिड उतना स्ट्रांग, जितना ज्यादा वैल्यू बेस उतना स्ट्रांग, ठीक है। उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस भी है कि हमारा टूथ देखे माउथ का एसिडिटी बढ़ गया, एसिड का पावर बढ़ गया, सबसे पहले दांत झड़ जाएगा, उसके बाद डेंटिस्ट लगेगा आपको नया दांत लगाने के लिए। एसिड रेंज जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बेसिकली बारिश, जबकि बारिश का पानी का जब पीएच स्केल 7 से कम हो जाता है, 3.4, 3.5, 4 के आसपास, तो समझिए उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। कभी भी बारिश में एसिड नहीं गिरता है, लेकिन पानी का अगर पीएच का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब एसिडिटी बढ़ जाता है, तो दैट लीड्स टू इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, उसका असर हम जानते हैं। उसके अलावा सॉल्ट का हम लोग बात कर रहे थे। सबको पता है कि भाई एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होने पे, मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन होने पे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो सॉल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा और तुम लोग पढ़ेंगे कि भाई कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या होता है, तुम सबको पता है। बचपन से लेके अभी तक हर रोज सॉल्ट का जरूरत पड़ता है, लेकिन कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, एंड देन विल कंप्लीट द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट, समस्या, कंफ्यूजन, टेंशन है तो बताइए, अदरवाइज आई विल गिव यू गाइस 5 minutes बैक and we'll take a quick break before we join the English speaking class. No, not 5 minutes break, only 2 minutes break. Okay, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे हम लोग आज की कक्षा समाप्त करते हैं।